हेलो, मैं रूपचंद पटेल यूट्यूब चैनल गणित मासा से। आज हम कक्षा 10वीं का जो अध्याय 4 है द्विघात समीकरण, उससे हम संबंधित कुछ प्रश्नों पर देखेंगे। चूंकि हम पूर्व में आपको करवा चुके हैं तो देखिएगा ये क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मानक द्विघात जो समीकरण है, जिसे हम वर्ग समीकरण भी कहते हैं। वर्ग यानी अर्थात दो की घात, द्विघात यानी दो की घात। किस पे? चर पे। यदि चर की घात दो की है तो उसे हम द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण कहेंगे। समीकरण क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें बराबर शून्य लगा हुआ, बराबर का चिन्ह लगा है तो वो समीकरण बन जाता है। अर्थात चर क्या है? वे राशियां जिनके मान हमेशा बदलते रहते हैं वो चर कहलाते। देखिएगा यहाँ x लिया है मैंने चर, तो पता नहीं इसका मान क्या होगा, अर्थात बदलता रहेगा। हम किसी के भी लिए मान सकते हैं। अर्थात x हम गणित में मानते हैं किसी के उम्र के लिए, किसी वस्तु के लिए, अथवा किसी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करने के लिए, तो उसका मान बदलता रहता है, वो चर कहलाता। देखिएगा जहां इसका आप जो द्विघात समीकरण है इसको आपको ध्यान देना है कि a बराबर नहीं होना चाहिए शून्य, बाकी b और c शून्य के बराबर हो सकते हैं। अर्थात यदि ये a शून्य हो गया तो आप खुद देखेंगे हमारे पास क्या बचा, bx प्लस c। अर्थात ये क्या बन गया? रेखिक समीकरण। रेखिक समीकरण बन गया, एक चर वाला रेखिक समीकरण। तो यहाँ पर स्क्वायर का होना अति आवश्यक है, वर्ग का होना अति आवश्यक है। इसलिए यहाँ कंडीशन होती है इसकी परिभाषा में a बराबर नहीं है शून्य, अर्थात ये शून्य नहीं होना चाहिए, तभी ये द्विघात समीकरण कहलाता है। तो यदि पूछा जाए कि इसकी कंडीशन क्या है तो आपको ये बताना है। अब देखिए अर्थात इनमें से कौन से द्विघात समीकरण है, कौन से नहीं है, तो आप देखेंगे। इसको देखिएगा 5x² = 0, इसमें दो की घात लगी हुई है चर पर, अर्थात ये हमारा द्विघात समीकरण है। इसको देखिएगा 3x² + 2, ये भी हमारा द्विघात समीकरण है। इसको देखिएगा 3x² - 5x + 2 = 0, तो ये भी एक द्विघात समीकरण है। इसमें देखिएगा वर्ग नहीं है कहीं भी, तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। इस प्रकार से हमें पहचानना है कि द्विघात समीकरण क्या कहलाता है, कैसा होता है। तो आप देखिएगा ये मानक है, मानक स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड मतलब समझ रहे हैं आप, जैसे 1 किलो का बांट वो स्टैंडर्ड हो गया, मतलब 1 किलो जो वजन होगा वो स्टैंडर्ड है, सभी को उस पर विश्वास है और वो उस पर ही तौल के हम प्रत्येक वस्तु को माप सकते हैं। ठीक इसी प्रकार द्विघात समीकरण को हम ये मानक है, ये बांट कहना चाहिए। इससे हम तुलना करेंगे दूसरे सवाल की, अर्थात तौलेंगे। अभी हम बताएंगे आपको कैसे तौलेंगे, तुलना करेंगे। अब आइएगा हमारे जो 10वीं में 4.1 प्रश्नावली, उसमें आपके जो कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्या पूछते हैं कि बताइए कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। देखिए इस पहचानने का आसान तरीका, पहले तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए जैसे दो की घात लगी हुई है तो इसको आप 2 बार लिखिए और इसका गुणा कीजिए। अर्थात हमें डायरेक्ट देखना है, तो यहाँ देखिए x के ऊपर 2 की घात दिख रही है, क्योंकि पूरे पे 2 की है, अर्थात x के ऊपर भी है। क्योंकि हमें चर की घात को ही देखना है, चर की घात 2 की है तो ही वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। उससे ज्यादा है तो नहीं कहलाएगा, उससे कम है तो नहीं कहलाएगा। इसका हमें ध्यान रखना है। अर्थात 2 की घात आ रही है इस पूरे समीकरण में तो ही वो द्विघात समीकरण है, अन्यथा नहीं। तो इसमें देखिए x का वर्ग है और यहाँ देखिए ये हमारा 2x है, अर्थात ये हमारा द्विघात समीकरण बन जाएगा। इसको हम सॉल्व भी कर देंगे। इस तरफ देखिएगा, इसमें से x निकालिए और इसमें से x निकालिए, तो x गुणित x, ये बराबर का चिन्ह, इस तरफ भी x लीजिए, केवल x गुणित x। गुणा क्यों लगाया? क्योंकि 2 कोष्टक लगे हुए हैं, 2 कोष्टकों के बीच में गुणा है, तो ये बन गया x वर्ग और ये बन गया x वर्ग। अर्थात जब इस तरफ आ जाएगा बराबर के इस तरफ, तो x वर्ग ऋण x वर्ग, ये क्या हो जाएगा? 0। अर्थात इस सवाल में कहीं भी x² नहीं है, तो ये हमारा द्विघातीय समीकरण नहीं है। ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि x² यहाँ से गायब हो रहा है। यहाँ पर देखिए एक तरफ x² और दूसरी तरफ नहीं है, दोनों तरफ x का x वर्ग आ रहा है, इसलिए ये नहीं है, क्योंकि ये कट जाएगा। इस तरफ चलिएगा, x यहाँ है, 2x यहाँ है, तो x गुणित 2x। इस तरफ चलिए x गुणित x, इस तरफ देखिएगा 2x वर्ग बराबर x का वर्ग। अब देखिए यदि x वर्ग इस तरफ लेके आएंगे तो हमारे 2 में से एक घट जाएंगे, अर्थात x² बचेगा, अर्थात ये बच रहा है। बच रहा है कि नहीं बच रहा? दोनों तरफ समान नहीं होना चाहिए, एक बड़ा, ये 2 गुना है, एक सिंगल है, इसलिए यह है हमारा क्या है? समीकरण है, ये है, ये नहीं है, ये है। इस प्रकार से आप प्रश्नों को हल कीजिएगा।
इनमें और भी प्रश्न दिए गए हैं, तो आप उसको जरूर हल कीजिएगा। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम पहचान लेंगे कि ये द्विघात समीकरण है। अब आगे हम और आगे बढ़ते हैं। अब आपके आते हैं कुछ इबारती प्रश्न। इबारती यानी भाषा में लिखे होते हैं। जैसे रोहन की उम्र उसकी माँ की उम्र से 26 साल बड़ी है, तो 3 साल बाद उसकी उम्र कुछ वर्ष हो जाती है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैं आपको उसके पहले आपको क्या करना होगा कि मेरे जो लिखे हुए इस बोर्ड पर नियम हैं, इनको आप बिल्कुल रट लीजिए, याद कर लीजिए। याद करना बहुत ही सरल है, क्योंकि आप देख लीजिए यदि इस प्रकार के शब्द आपको प्राप्त होते हैं प्रश्नों में, तो आपको ये लगाना, देखिएगा यदि धन चिन्ह कब लगाना है गणित में, पूरी गणित में केवल धन, ऋण, गुणा, भाग, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पूरी गणित जन्म से लेकर जन्मांतर यही होता रहता है। लेकिन वहां क्या होती है, पोजीशन बदल जाती है। कहीं संख्याओं में लगाए जाते हैं, कहीं अंक उसमें लगाए जाते हैं बड़ी बड़ी संख्याओं में, कहीं ऋणात्मक संख्याओं में, कहीं परिमेय संख्याओं में, कहीं चर अचर में, आदि आदि में। तो यहाँ पर देखिए इबारती प्रश्नों में हमें क्या लगाना, ध्यान से देखिएगा। यदि लिखा हुआ है अधिक, अधिक मतलब हम जानते हैं ज्यादा करना, अधिक, ज्यादा, योग, जोड़, बाद, पश्चात, बड़ा, देखिएगा ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। जोड़, बाद आना, जैसे हमारी उम्र अभी 40 वर्ष है, तो 5 साल बाद हम कितने के होंगे, अर्थात बाद लिखा है ना, 5 साल उसमें जुड़ जाएंगे, तो ये बाद। पश्चात उसी को पर्यायवाची है बड़ा, तो आपको कौन सा चिन्ह लगाना है, धन। इन शब्दों को बिल्कुल याद कर लीजिए कि यदि इस प्रकार के शब्द हमें प्रश्न में मिलते हैं तो उसमें धन चिन्ह आएगा। दूसरा देखिए कम, अंतर, पहले, पूर्व, छोटा, घटाना, इस प्रकार के शब्द लगे हुए हैं तो कौन सा चिन्ह लगाना है, माइनस का। फिर तीसरा देखिए केवल गुना अथवा गुणा, गुणा ही लिखा है, गुणा अथवा गुना, तो आपको गुणा का चिन्ह लगाना है। लिखा है बांटना, अनुपात, विभाजन, तिहाई, चौथाई, आधा, इस प्रकार के लिखे हुए हैं। तो जैसे तिहाई लिखा है 3 का भाग देना है, आधा लिखा है तो 2 का भाग देना है, चौथाई लिखा है तो 4 का भाग देना है, और विभाजन जैसा लिखा होगा तो हम भाग का चिन्ह। तो इन चिन्हों को आप बिल्कुल रट लीजिए, ध्यान कर लीजिए हमें किस प्रकार से करना है। चलिएगा हम कुछ आपको इबारती प्रश्नों के बारे में बताते हैं और हल करते हैं। देखिएगा एक प्रश्न हमारे पास, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हम इस प्रश्न को हमें क्या करना होगा कि क्या ज्ञात करना है, लंबाई, चौड़ाई, जो कुछ ज्ञात करना है उस पर ध्यान दीजिए। अब हम कॉमन सेंस से मानते हैं, कभी भी कोई भी प्रश्न उस प्रकार के इबारती प्रश्नों में, तो कॉमन सेंस से आप देखिएगा जब लंबाई चौड़ाई होती है तो आयत में हमेशा जो चौड़ाई है वो छोटी मानी जाती है। आयु में माता पिता या कुछ दिया गया है तो आयु भी जो छोटी होगी हमें उसे मानना है। अर्थात आप समझ रहे होंगे कि 99% प्रश्नों में जो सबसे छोटा हो आपको उसी को मानना है। उसको मानने का फायदा ये होगा कि उस छोटे को मानेंगे तो क्या होगा, हम गुणा करने में आसानी होती है। तो देखिएगा इसमें छोटा कौन है, छोटा कौन है, चौड़ाई, तो हम इसको क्या मानेंगे कि माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई, सीधी हमने लिखी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, x मीटर, लिख ली हमने। अब हमें लंबाई निकालना, तो देखिएगा जो लंबाई है वो कैसी है, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक, अधिक मतलब कौन सा चिन्ह यहाँ, धन, कितना अधिक, 1 जोड़ना है, गुने में कितने गुना करना है, यहाँ 2 का गुणा करना है, किसमें, चौड़ाई में। अर्थात आप इस प्रश्न को पूरा जमा दीजिए तो इसे लंबाई हमारी क्या बन जाएगी, आप खुद बताइएगा, लंबाई हो जाएगी 2 गुने से 1 अधिक, अर्थात 2 गुने से 1 अधिक। आप देख लीजिएगा जो चौड़ाई थी उसमें 2 का गुणा उसमें 1 अधिक, अधिक मतलब धन का चिन्ह 1 जोड़ना है, अर्थात 1 जोड़ दिया, 2 गुना करना है यानी 2 का गुणा करना है, तो 2 का गुणा किसमें, x में करना, तो ये हमारा मीटर हो गया। आ गया। अब इसके बाद भूखंड कैसा है, आयताकार, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल आपको दिया गया कितना, 528 वर्ग मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित
चौड़ाई बराबर 528। लंबाई कितनी निकली तुम्हारी 2x धन 1 गुणित x बराबर 528। गुणा कर दीजिए तो x का इसके साथ होगा 2x के, तो 2x का वर्ग धन x बराबर 528। ये देखिएगा 528 को इस तरफ लेके आइएगा तो आ जाएगा 2x वर्ग धन x ऋण 528 बराबर 0। अब देखिएगा ये आपका एक द्विघात समीकरण तैयार हो गया है। द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है। गुणनखंड विधि का कैसे प्रयोग करना है, अर्थात 2 और 528 का गुणा कीजिए तो आ जाएंगे 528 गुणित 2 यानी 1056। कितने आ जाएंगे 1056। अब इसके दो गुणनखंड आप निकालेंगे तो आपके पास एक 2 अंक मिलेंगे, एक मिलेगा 32 और एक मिलेगा 33। तो चूंकि यहाँ माइनस है तो घटाने पर 1 आना चाहिए, अर्थात 2x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 33 माइनस 32 इंटू एक्स माइनस 528 इक्वल टू 0। बाकी इस प्रश्न को आप पिछले वीडियो में देख लीजिएगा किस प्रकार से हमें हल करना है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। लिखा है 2 क्रमागत धनात्मक। अब यहाँ 2 क्रमागत यानी लगातार अर्थात यदि 2 लिखा है तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा हमारा 3 होगा। तो कैसे आया लगातार, कैसे आया, यदि हमारा 5 है तो नेक्स्ट क्या होगा 6, अर्थात कितना अधिक किया 1। तो जब भी इस प्रकार से लगातार पूछा जाए, 2 क्रमागत पूछा जाए तो क्रमागत यानी बिल्कुल लगातार। तो हमें चूंकि 2 संख्या पूछना है, पता नहीं कहां से शुरू हो रही और कौन सी है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, माना एक संख्या को हम मान लेंगे तो माना पहली संख्या जो है वो हमारे पास क्या है x है। तो अगली क्या होगी दूसरी, आपको समझ रहे हो कितना अधिक करना है, कितना अधिक करना है, 1 अधिक करना है। जब आपसे कहेंगे लगातार तो आपको क्या करना है 1 ज्यादा जोड़ना है। यदि सम अथवा विषम कहें तो 2 ज्यादा करना है। देखिए 1 3 5 कितने का 2 का अंतर है, 2 4 6 8 अथवा कितने का अंतर है 2 का। तो सम कहें अथवा विषम कहें और लगातार कह रहे हैं सम विषम में तो 2 जोड़ना है, और केवल लगातार कहें तो केवल 1 जोड़ना है, तो नेक्स्ट नंबर आ जाता है। अब देखिएगा इनका गुणनफल 306 है, इनका गुणनफल अर्थात जो हमारे पास जो नंबर निकले हुए हैं इनका गुणनफल क्या होगा x प्लस 1 इंटू एक्स इक्वल टू 306। इनका गुणा कर दीजिए x का अंदर तो x का स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। अब हमें ऐसे 2 नंबर निकालना है ताकि इनका जो फैक्टर है घटाने पर कितना निकले, x का स्क्वायर प्लस माइनस बीच में आएगा x माइनस 306 इक्वल टू 0। अर्थात इसके 2 फैक्टर निकालना है तो आप 360 इसमें मल्टीप्लिकेशन करिएगा, 3 से किया 102, फिर हमने 3 से करेंगे तो आएगा 3 और 4, फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा 17 और 17 से करेंगे तो कितना, अर्थात 3 3 9 दूनी 18 यानी 18 ऋण 17। ये हमारे नंबर्स निकल गया है। बाकी आप पिछले वीडियो में देखिएगा इसको कैसे निकालना है, जो नंबर निकलेंगे वही हमारे इसकी संख्या होगी। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। कितनी बड़ी है 26 वर्ष। उनकी आयु का गुणनफल अर्थात जो दोनों की आयु होगी ना उनका गुणा अब से 3 वर्ष बाद। तो आप यहां देखिएगा, यहां हम लिखते हैं एक जगह लिख रहे हैं रोहन, एक जगह लिख रहे हैं उसकी मां। अब हमने नाम लिखा, यहां लिखेंगे हम आयु। आप इस प्रकार से भी टेबल बना सकते हैं। तो यहां हम 2 प्रकार की आयु हमारी निकल के आएगी। एक तो आएगी यहां वर्तमान, तो वर्तमान आयु को हमने क्या मान लिया x। रोहन की वर्तमान आयु कितनी मान ली x। अब चूंकि उस मां की वर्तमान आयु कितनी अधिक हो जाएगी 26 वर्ष ज्यादा है, अर्थात रोहन में 26 प्लस हो जाएगा तो x धन 26 वर्ष हो जाएगी। और वर्तमान आयु अब 3 वर्ष पश्चात, देखिएगा यहां लिखा अब से 3 वर्ष पश्चात मतलब प्लस करना है। क्या करना है प्लस करना है। और किसमें 3 वर्ष बाद, देखिएगा जब 3 साल बाद मान लीजिए हम 3 साल अभी जितने के हैं
और आप जितने की हैं 3 साल बाद क्या मेरी आयु बस बढ़ेगी, आपकी नहीं बढ़ेगी? दोनों की बढ़ेगी। अर्थात उसकी जो रोहन था वो x वर्ष का था वर्तमान में, तो यहाँ 3 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद किसकी आयु? रोहन की। कितनी हो जाएगी? x में कितना जुड़ जाएगा? 3, क्योंकि 3 वर्ष बाद। तो इसकी मां की आयु में भी जुड़ जाएगा, तो 2x + 26 + 3, अर्थात उसकी मां हो जाएगी, इसका हल निकाल लेंगे तो x + 29 वर्ष। कब? 3 वर्ष बाद। अब हमारे यहाँ आता है प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है? इन दोनों आयुओं का गुणनफल, अर्थात x + 3 × x + 29 = कितनी है? 360 हो जाता है। इसका हल है जो 360 हो जाता है। अब इसको हम हल करेंगे, इसको तो एक द्विघात समीकरण बनेगा। इसको हम गुणनखंड विधि अथवा अपने आने वाले अभी समय में हम आपको अभी बताएंगे इसी वीडियो में कि आप दूसरी विधि से भी इसको हल कर सकते हैं। इसको हल करेंगे तो इस x का इस पूरे में गुणा करना है, तो x का पूरे में गुणा अर्थात x + 29 प्लस, अब इस 3 का करना है इसी पूरे में, तो 3x + 29 = 360। अब इसका गुणा कर दीजिए तो x² + 29x + 3x + 29 और 3 कितना हो जाएगा? 87 - 360 0। इस प्रकार से इसको हम सॉल्व कर लेंगे और हम एक इक्वेशन बना के इसको हल कर लेंगे, ठीक है ना? तो इसको आप आगे कर लीजिएगा, मैंने बताया था। अब एक अगला प्रश्न और देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण, कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लगता है। तो देखिएगा, हमारे पास जो समय है, वो जो चाल है, उसको हमें ध्यान देना होगा। तो हमें निकालना क्या है? उसकी चाल निकालेंगे। तो चूंकि दूरी समान है दोनों के लिए, तो दूरी बिल्कुल फिक्स रहेगी। तो यहां लिखेंगे हम चाल, माना रेलगाड़ी की चाल जो है वो कितनी है? सामान्य चाल हमने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो अब इसका जो दूरी कितनी है? कुल दूरी बराबर 480 किलोमीटर। तो चाल हमारे पास x किलोमीटर घंटा, दूरी हमारे पास 480, तो इसका समय कितना होगा? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, अर्थात दूरी है 480 और चाल है हमारे पास x, अर्थात समय आ गया घंटे में, ये निकल आया। अब इसको देखिएगा हम, ये तो हमारी पहली चाल होगी। अब दूसरी चाल कितनी है हमारे पास? 8 किलोमीटर कम करना है। हमारे पास चाल कितनी थी? x किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसमें से हम कितना कम करना है? 8 किलोमीटर। तो यहां लिखेंगे नई चाल, या हम लिख देंगे 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल कम करने पर। तो नई चाल लिखें सीधी, तो नई चाल हमारे पास क्या होगी? x - 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारी दूरी वही रहेगी 480, क्योंकि समय उतनी की दूरी हमें तय करना है। तो नया समय क्या होगा? नया समय बराबर कितना होगा? वही दूरी बटे चाल, अर्थात 480 बटे x - 8 घंटे। ये हमारा निकल के आ गया। चूंकि कितना समय ज्यादा लग रहा है, क्योंकि चाल घट गई, तो समय क्या हो गया? हमारा ज्यादा लगेगा। तो इस तरफ देखिएगा, हम इस प्रश्न को यहां पर कर रहे हैं, तो हम इसमें देखेंगे आगे प्रश्न को हल करने के लिए। तो हमारा जो अब इसमें देखिएगा, यदि इस प्रश्न को आप ध्यान से देखें कि इसका 480 बटे x और दूसरा देखेंगे 480 बटे x - 8। यदि कॉमन सेंस लगाओ तो आप बताइए इनमें से बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? आप अनुमान लगाइए। देखिए बड़ा कैसे पता चलेगा? यदि मैंने लिखा 3 बटे 8 और फिर लिखा मैंने 3 बटे 8 ऋण 5, देखिएगा तो ये 3 बटे कितना हो जाएगा? 3, अर्थात 1।
ये हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा। अर्थात जितना भाग वाली संख्या में जितना अंक छोटा होगा हमारी संख्या उतनी ही बड़ी होगी। तो अब कॉमन सेंस से देखिएगा, अधिक है, कम है, ज्यादा है, तो उन दोनों समयों का अंतराल है वो 3 घंटे अधिक लेती है। अर्थात प्रश्न अनुसार हम चलेंगे, प्रश्न अनुसार क्या होगा कि 480 बटे x माइनस 8 माइनस 480 बटे x बराबर 3, ये दोनों समयों का जो अंतर था वो 3 घंटे था। तो जो ये समय है, ये समय है, दोनों का अंतर कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया। अब आप इसको कैसे हल करना है, 480 आप कॉमन ले लीजिएगा, x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3, इसका लघुत्तम लीजिएगा आप, तो कितना आ जाएगा, x माइनस का इसमें से माइनस एक्स प्लस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3। x कट जाएगा, ये इस तरफ चला जाएगा, तो क्या होगा, 480 गुणित 8 बराबर 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। इस प्रकार से हम इसको हल करते हुए आगे बढ़ेंगे और समीकरण बनाएंगे। अब हम 3 का इसमें भाग दे दें, तो 480 गुणित 8 बटे 3। अब आप समझ रहे होंगे कि ये 3 हमारे पास कहां से आ गए हैं। उस तरफ आप देख रहे होंगे ये 3 लिखा हुआ था, ये 3, उसको हमने डिवीजन कर दिया, तो कितना होगा, 3 से 16 48 होंगे, गुणित 8 बराबर एक्स स्क्वायर ऋण 8x। अब इसको सब उस तरफ ले जाइए, तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 16 चौकी 64 दूनी 128 यानी 1280 बराबर 0। ये हमारा एक इक्वेशन हो गया है, इसमें हमें समीकरण बनाना था, इसको आप हल कर दीजिएगा तो हमारे उसकी चाल है, जो x का मान आएगा वो हमारे एक सामान्य चाल होगी। अब देखिएगा, हम इसी द्विघात जो समीकरण है इसको हम आपको एक दूसरी विधि से बताएंगे। देखिए